ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज के लेक्चर में, आज का जो क्लास है उसमें हम, अब सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, अब फालतू बातें नहीं, ठीक है, सब लोग यहीं पे कंसंट्रेट करो। आज जो दो टॉपिक, एक तो ये कवर करेंगे और जैसे अगर टाइम बच जाएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक तो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा स्टैटिस्टिक्स, ये दो टॉपिक कवर करने, इनके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवीजन करने, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा हम फिर स्टार्ट कर देंगे सर्कल, स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन के साथ, ठीक है। अगर ये आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 12 के जो भी टॉपिक्स है उनका फॉर्मूला रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को, एक एक फॉर्मूले को। ऑलरेडी ये चैप्टर आपके क्लासेस में कवर्ड हो चुके हैं पहले, ठीक है। बस अभी अपना एम क्या है कि कैसे इनका रिवीजन कर लें, फॉर्मूले का, कॉन्सेप्ट का, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि मेन यही है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जेई में आपको सारे जितने भी चैप्टर से आपको कोशिश ये करना कि सबके फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ताकि किसी भी चैप्टर से अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए कोई भी चैप्टर एकदम पूरा मत छोड़ना। अगर एनसीईआरटी लेवल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा तो अगर कर पाओ तो करके जाना, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना, कंसंट्रेट होके, कहीं पे भी डाउट आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी ध्यान से सुनना, अपन को मेन इस चैप्टर का फटाफट रिकैप करके आगे के चैप्टर पे कवर करना है। क्लास, ये नोट्स क्लास के बाद आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, मतलब आप घर पे उनको अटेम्प्ट कर लेना। नोट्स अभी नहीं बनाओगे चलेगा, नोट्स आप घर पे रह के ही बना लेना। क्लियर है? करें स्टार्ट? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखोगे तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एज एन अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ एन पीएनआर और एनसीआर और एनपीआर का मतलब क्या है, और इस पे बेस सिंपल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल सिलेबस है। सिलेबस बहुत कंसाइज दिया है, लेकिन ऑफकोर्स क्वेश्चन अच्छे अच्छे इस चैप्टर से आते हैं, और एक क्वेश्चन तो आना ही है। और एक ये ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इस चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। खासकर प्रोबेबिलिटी में इसका पूरा बेसिक यूज होता है, और इससे भी डायरेक्ट इंडिविजुअल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 4 मार्क्स तो इसके हैं ही मिनिमम, ठीक है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले है इस चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी दो टाइप थे हमने जो पढ़े हैं। एक था हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ, बोलो, दो प्रिंसिपल होते थे। प्रिंसिपल ऑफ क्या क्या था बताओ, एनीवन याद है? दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होते थे सर मल्टीप्लिकेशन एंड सम। हाँ, एक होता था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक होता था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। वेरी गुड। एक होता था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वाला, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन वाला। बेसिक है, कुछ भी नहीं है, समझ लो अच्छे से। जैसे एडिशन की बात अगर मैं करूं तो एडिशन का मतलब क्या है, इसका थ्योरम ये था कि मान लो आपके पास कुछ काम है, मान लो पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम। पहले काम को करने के m डिफरेंट तरीके, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, m डिफरेंट तरीके हैं। दूसरे काम को करने के n डिफरेंट तरीके, और तीसरे काम को करने के मान लो p डिफरेंट तरीके। और आपको क्वेश्चन में बोला गया या तो फर्स्ट काम करो, या तो सेकंड काम करो, या तो थर्ड काम करो। मतलब या मतलब और की कंडीशन है, इनके बीच में क्या है, और की कंडीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसमें हम इनमें से कोई एक काम कर सके, क्या हो जाएगा? m plus n plus हाँ, m प्लस n प्लस p, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला रूल था एडिशन वाला, कि जब भी आपके पास और की कंडीशन आए कि या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये करो, पहले काम को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरे काम को करने के n डिफरेंट तरीके, तीसरे काम को करने के p डिफरेंट तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? m प्लस n प्लस p। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का एडिशन हो गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या था, अगर मान लो आपके पास 3 टास्क हैं, अगेन पहले टास्क को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरे टास्क को करने के n डिफरेंट तरीके, तीसरे टास्क को करने के p डिफरेंट तरीके, और इनमें आपस में n की कंडीशन है। n मतलब इसको भी करना, इसको भी करना और इसको भी करना, तीनों को कंपलसरी करना है। तो टोटल तरीके जब हम तीनों काम को कर पाए कितने हो जाएंगे? m and p इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n इंटू p। तो ये एक तो बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। जनरली और की कंडीशन आएगी तो आप ऐड करोगे, n की कंडीशन आएगी तो मल्टीप्लाई करोगे। इसमें बहुत अच्छा छोटा सा एग्जांपल ये हमने देखा था कि जैसे मान लो एक कोई सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल में अलग अलग एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट 1, इधर 2 गेट है, इधर 3 गेट है, ठीक है। और एक पर्सन है, सेमिनार खत्म हो चुका है, उस पर्सन को मान लो बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के टोटल कितने तरीके? 5।
5 तरीके, वेरी गुड। इधर 2 गेट है, इधर 3 गेट है, तो या तो वो इस गेट से जाएगा या तो इस गेट से जाएगा, मतलब और की कंडीशन है या तो इधर या तो इधर, दो तरीके इधर, 3 तरीके इधर, टोटल तरीके कितने, 2 + 3 दैट इज 5, आया ना? ठीक है, Yes. ओके। अब वहीं पे जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन अगर ये बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 5 8, मान लो ये 5 डिजिट अवेलेबल है, मुझे टोटल 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। इन 5 डिजिट को यूज करते हुए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 डिजिट नंबर फ्रॉम इन 5 में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करके बनाना है। तो तरीका क्या सीखा था हमने, बताओ? पहले डिजिट को भरने का कितना तरीका? 5. 5 तरीके। दूसरे को भरने के कितने तरीके? 4. 4। और तीसरे को भरने के कितने तरीके? 3. 3. तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 × 5 वेरी गुड। तो बेसिकली 5 डिजिट अवेलेबल थे, उनमें से 3 डिजिट को मुझे बनाना, तो मैंने क्या करा, 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई कर देते। ये था मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये था मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक था। इसके बाद हमने बेसिकली इसी से रिलेटेड n फैक्टोरियल डिफाइन किया था। n फैक्टोरियल मेरा क्या होता है? 1 × 2 × 3 अप टिल n तक के नंबर का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, आया ना? और 0 फैक्टोरियल को हमने डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना है। तो n फैक्टोरियल इसी की फॉर्मूला की मदद से आया था, और n फैक्टोरियल आपको सबको पता ही है, क्लियर है ना? अब एक्सपोनेंट ऑफ द पॉइंट इन n फैक्टोरियल, अब एक क्वेश्चन इससे आते थे। कैसे क्वेश्चन आते थे इसमें, एक बार देख लो फटाफट। मैं अगर ये पूछ रहा हूँ कि 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल का आप जब ओपन करोगे उसमें कोई भी प्राइम नंबर की पावर कितनी होगी? तो फॉर एग्जांपल हमने दे रहे कि फाइंड पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को आप जब ओपन करोगे तो उसमें 3 की पावर कितनी आएगी ये पता करना। तो इसको पता करने का तरीका क्या था, बताओ? जैसे 100 को 3 से डिवाइड करके 100 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका फिर लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेरी गुड। फिर 100 को आगे 3 की हायर पावर बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 की पावर 3 से डिवाइड करोगे। जब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक नंबर 100 से छोटा नहीं आ जाता। 3 की पावर 3, फिर 100 को 3 की पावर 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 81 आ जाएगा। 81 से आगे जाओगे तो नंबर 100 से बढ़ जाएगा, तो यहीं तक जाना। और इसका क्या लेना आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 33 पॉइंट समथिंग, है ना? 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 100 को 27 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली देखो 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कि 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और 100 को 81 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, यस है ना? इनका पहले ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 33. 11 ऐड कर दोगे, हाँ ठीक है। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि 3 की टोटल पावर इसके एक्सपांशन में कितनी आएगी। इसी तरह से अगर मुझे पूछता 2 के लिए तो मैं 2 की हायर 2 की पावर्स को डिवाइड करते जाता। 5 के लिए पूछता तो 5 की पावर के लिए डिवाइड करते जाता। ध्यान रखना है यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए अप्लाई होगा। अगर पूछता कि 100 फैक्टोरियल में 6 की पावर बताओ तो फिर मैं क्या करता? 2 की निकालता, 3 की निकालता, उसमें से दोनों में से जो कम पावर होती है वो मेरा आंसर होता है। 100 फैक्टोरियल में 10 की पावर कितनी आएगी? तो 10 कैसे बनता है? 2 और 5 की मदद से। तो 2 की पावर देखते, 5 की पावर देखते, उसमें से दोनों में से जो कम होता है वो आंसर ले लेते हैं। क्लियर है सबको ये? Yes. ओके। इसके बाद हमारा परम्यूटेशन और उसके बाद हमको देखना कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के जो 2 नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों का मीनिंग हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। परम्यूटेशन मतलब क्या? Arrangement. नहीं, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, दोनों। सिलेक्शन प्लस, क्योंकि किसी भी को अरेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, Yes. है ना? तो किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए पहले आप सिलेक्ट करोगे, तो परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और मेरे कॉम्बिनेशन इज ओनली Selection. Selection. वेरी नाइस, ठीक है। तो अगर किसी जैसे मान लो मेरे पास अगेन बोला गया, अगर अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज करूंगा मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ दोनों के लिए। तो अगर मान लो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो n डिफरेंट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? NPR. वेरी गुड। और वैसे ही n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। r ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सिलेक्ट करना। तो सिर्फ सिलेक्ट करने का काम कितना हो जाएगा? NCR।
एनसीआर का मेरा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये सबको क्लियर है। और यहाँ पे n फैक्टोरियल का फॉर्मूला, ये एनपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले भी आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही डिराइव हुए। अगर आप चेक करना चाहो तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया बताओ इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 5C3 हाँ, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज किया है ना? यस Yes. 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे, उनमें से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अरेंज किया। तो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 5p3 NPR है ना? तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल ऑफ, इसको ओपन करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, देखो यही आएगा, यस सर है ना? तो बेसिकली दोनों ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब वही होता है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, आप सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हो और उसी को दूसरी फॉर्मेट में हम क्या पढ़ा, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका NPR। वहीं पे ओनली सिलेक्शन अगर करना है तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो NCR। और इसमें एक चीज और होती थी, ठीक है, अगर जैसे अपना परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज बेसिकली सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिलेक्शन का तो तरीका कितना हो जाएगा, n में से r लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, NCR, है ना? और अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों को आपस में अरेंज करना है, तो 4 लोगों को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका होता है, 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। ये तो हमें पता ही है कि अगर n लोग हैं तो n लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल, r लोग हैं, r लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n पीपल हैं, n पीपल को आपस में अरेंज करने का तरीका, टोटल तरीका n पीपल को आपस में अरेंज कर NCN होगा, NPN होगा, और NPN करोगे तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, है ना? ठीक है। तो वैसे ही परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, तो n में से r लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका NCR और r लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका r फैक्टोरियल, है ना? ठीक है, Yes, sir. ये आपका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आप डिफरेंट केस बनते थे, ठीक है। अच्छा, जनरली क्वेश्चन को हम क्या ट्राई करते हैं, अगर मान लो परम्यूटेशन का भी क्वेश्चन आता तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिर अरेंज कर लेते हैं। तो सिलेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR और फिर r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इनटू r फैक्टोरियल। अब अगला देखते हैं स्पेशल केसेस, कभी कभी क्या आता है, जैसे रिपीटेशन अगर आ जाए, क्या आ जाए, रिपीटेशन। जैसे अगर एक ही वर्ड ले लेते, अवंती ले लेते, AVANTI। अब अवंती वर्ड को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके, कितने वर्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 वर्ड को आपस में अरेंज करेगा 6 फैक्टोरियल। और कुछ करना पड़ेगा, By 2 factorial. ए जो है वो दो, हाँ ए वेरी गुड, ए जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई चीज अगर रिपीट होती है तो उससे हम उतनी बार क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उतनी बार उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। वैसे एक और एग्जांपल है, मान लो AACCDDD, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वर्ड को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 दो बार रिपीट, तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल वही चीज जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो एक तो ये फंडामेंटल केस ये था, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक मेथड आता था हमारा गैप मेथड। क्या आता था गैप मेथड, उसमें हम ये बोलते थे कि जैसे मान लो मेरे पास कोई 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 बॉयज है मान लो, और मान लो 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे जनरली आपने देखे, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है मान लो, तो गर्ल्स को मुझे गैप्स में अरेंज करना है। तो गैप मेथड में हम क्या करते थे, जैसे मान लो 5 बॉयज है तो कितने गैप्स हो जाएंगे, 6 gaps. 6, 1 2 3 4 5 6, कितने गैप्स अवेलेबल है, 6 गैप, है ना? इन 6 गैप में मुझे क्या करना है, 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 6 में से कितने गैप सिलेक्ट करने, 4 गैप, 64. सबसे पहले, हाँ सबसे पहले 6 में से 4 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 64, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, इन 6 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लिए, तो सबसे पहले सिलेक्शन का काम हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, Arrange अरेंज करने का। तो 5 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 factorial. और 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 factorial. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये आते थे, एक क्वेश्चन ये आते थे कि किसी पर्टिकुलर लोगों को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को साथ में रखना, बॉक्स मेथड, याद आ रहा है? एक तरीका होता था बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में हमने ये सीखा था कि जैसे अगर मान लो मेरे पास 5 बॉयज है 4 गर्ल्स, और ये बोला गया कि चारों गर्ल्स साथ में होनी चाहिए, चारों के चारों गर्ल्स क्या करनी चाहिए, साथ में सिट करनी चाहिए। तो जिनको भी साथ में रखना है उनको हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स में फिट कर देंगे।
एक बॉक्स में हाँ, जिनको भी साथ में रखना उनको हम क्या कर देंगे बॉक्स में। तो मान लो इन चारों गर्ल्स को मैंने एक बॉक्स में फिट कर दिया, और मेरे पास कौन है बच्चे हुए 5 बॉय, 1 2 3 4 5। तो बॉक्स मेथड मतलब तभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ में होने चाहिए, तो उन पर्टिकुलर लोग को आप बॉक्स में फिटअप कर दोगे और बच्चे हुए लोग को अलग कर दिया। अब ओवरऑल कितने ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास? 6 फैक्टोरियल। ओवरऑल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? हाँ, ओवरऑल 6 ऑब्जेक्ट। 6 ऑब्जेक्ट हो गए। इस बॉक्स को मैं सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा, इस बॉक्स को मैं सिंगल ऑब्जेक्ट, और ये 5 बॉयज, तो टोटल मिला के 6 लोग हो गए। 6 लोगों को आपस में मैनेज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 6 6 factorial. फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स में जो 4 गर्ल्स है उनको आपस में अरेंज करेंगे। तो बॉक्स में 4 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 4 वेरी गुड, क्लियर है? तो ये आपका था गैप मेथड, ये था गैप मेथड, और ये था आपका बॉक्स मेथड। ये 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये रिपीटेशन वाला केस, कि अगर कुछ चीज रिपीट हुई है तो उतने फैक्टोरियल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बाकी सब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपके पास ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आ जाते थे, क्या कि मान लो मेरे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक प्लेन में n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? टोटल कितनी? अगर मान लो n पॉइंट है प्लेन में, उसमें से कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है, n पॉइंट्स है, NC2। हाँ NC2। तो NC2 वेरी गुड। एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मुझे? 2 पॉइंट। 2 तो अगर n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना, तो n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? NC2। क्लियर है सबको? यस। हाँ, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स? NC3। NC3, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए था, NC3। वेरी गुड, ये हो गया आपका 2 केस, ध्यान रखना इन चीजों। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या हो जाता था, स्पेशल केस क्या बनते थे कि मान लो मेरे पास, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 और कहीं पे 6, टोटल 6 थे। उसमें से मान लो कोई 4 पॉइंट कोलिनियर थे, ठीक है? टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 8 पॉइंट है, 8 है। टोटल 8 पॉइंट। एक काम करो, एक को ले लो, 9 पॉइंट ले लो, चलो टोटल 9 पॉइंट्स हैं। उसमें से 4 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, मतलब 4 पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है? टोटल प्लेन में 9 पॉइंट अवेलेबल थे, उसमें से 4 पॉइंट एक सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ क्या आएगा आंसर? टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, सॉरी नंबर ऑफ ट्राइंगल नहीं, नंबर ऑफ सबसे स्ट्रेट लाइन बताओ। सबसे पहले बताओ कि टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बननी चाहिए थी? टोटल 94। 9 नहीं, टोटल 9 पॉइंट्स आपके पास, उसमें से 4 कोलिनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? 62। नहीं, टोटल 9 पॉइंट है ना, तो 9 में कितना? 92 बनेगा ना? हाँ, 9C2 बनेगा ना। टोटल 9 में से मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो 9 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 9C2 होगा, हाँ है ना? यस। वेरी गुड। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे बस कि इन जो 4 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, 4 पॉइंट से इन 4 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 4C2 लाइन। वो मुझे क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनको मैं अलग अलग काउंट नहीं कर सकता हूँ। ये जितनी भी 4C2 लाइन बनेगी, ये सिंगल लाइन काउंट होगी, है ना? तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से जितनी भी लाइन मेरी बनेगी, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और उसको क्यों एक ही बार मुझे कंसीडर करना है, इसलिए +1। उसको एक ही बार कंसीडर करना है, इसलिए क्या करना है? +1। तो इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना, टोटल मान लो n पॉइंट है, तो NC2 माइनस, उसमें से मान लो R कोलिनियर है, तो माइनस RC2 +1। क्लियर हो गया? बोलो। छोटी चीज पूछनी है, अगर ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग हाँ, जैसे ये हम लोग बॉक्स वाला मेथड यूज कर देते, तो हम ये चारों पॉइंट्स को एक पॉइंट मान लेते। नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रहो इसको, क्या आप, ठीक है? n कोलिनियर पॉइंट से जितने तो माइनस करिए। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ सब लोग। 9C3 9C3 minus 3 नहीं, +1 थोड़ी करना, इससे +1 नहीं होगा ना, इससे ट्रायंगल बनेगा। इन 4 पॉइंट से कभी भी कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं ना। 4 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल, तो यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं है ना? टोटल ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा, टोटल ट्रायंगल में से इन वाले केस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी उनको माइनस कर रहे थे, लेकिन +1 इसलिए कर रहे थे कि उन सबको हम डिफरेंट कंसिडर नहीं कर सकते, वो सिंगल लाइन कंसिडर होगी। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने दे रखे, देखो NC2 NC3 और ये सारे, ठीक है? तो देख लेना एक बार। परम्यूटेशन ऑफ द लाइक ऑब्जेक्ट हमने देख चुके हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन जैसे है टोटल नंबर 3 इन विच, एक बार पढ़ लो इसको।
क्वेश्चन में बोला गया है टोटल 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है जिनमें इन सारे को यूज करना ही है, 1, 3, 5, 7 और 9, इन सबको यूज करना ही है आपको, मतलब ये सारे के सारे आने ही चाहिए। और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें सर ये सारे आने चाहिए। अच्छा, ये तो कितने डिजिट्स अवेलेबल है मेरे पास? 5। 5 ही है। हाँ, इन 5 को तो मैं ले लूंगा, एक जगह खाली रह जाएगी तो कोई ना कोई एक तो रिपीट हो गई, Yes, sir. यस सर। कोई ना कोई एक तो रिपीट हो गई, मतलब वो जो 6 नंबर मेरे पास आएंगे उसमें से कितने नंबर मतलब कितने डिजिट सेम होंगे? 2 डिजिट सेम होंगे। तो उन 6 नंबर को अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 factorial by 2 factorial. है ना, क्लियर है? क्योंकि हम इन 5 को जब मैं ले लूंगा एक जगह खाली रह जाएगी, कोई ना कोई एक डिजिट को मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये सही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज और, जो डिजिट रिपीट होगा वो कौन सा डिजिट होगा? उसके भी तो 5 तरीके होंगे, सर। है ना? जैसे मान लिया मैंने क्या बोला, इन 5 को तो मैंने ले लिया, तो इन 5 को तो चलो आपने ले लिया, लेकिन वो जो लास्ट डिजिट होगा इसको, इसके लिए भी तो 5 ऑप्शन अवेलेबल है, तो इनटू यस माइनस इनटू 5, है ना? क्योंकि अपने पास उन एक रिपीटेड डिजिट को भी लेने के तो 5 तरीके ना, उन 5 में से कोई एक आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? yes, sir. ठीक है, यस सर। एक दो, चलो एक और क्वेश्चन और ट्राई लो। क्या मतलब इसका? सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड, मतलब सर जो सेम फैमिली से हैं वो सारे एक ही जगह पे बैठे हैं। सेम फैमिली जो। हाँ सेम, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि वो सेम फैमिली वाले वो आपस में दूसरी फैमिली के साथ मिक्स नहीं हो सकते, हाँ, है ना? बॉक्स मेथड से बॉक्स करेंगे। मेथड, हाँ। Yes. मतलब एक बॉक्स में आपको फैमिली 1 को बिठाना है, एक बॉक्स में आपको फैमिली 2 को बिठाना है, और एक बॉक्स में आपको फैमिली 3 को बिठाना है। क्या यही क्वेश्चन है? Yes, यस sir. सर। हाँ, है ना? इस बॉक्स में 3 मेंबर, इस बॉक्स में 3 मेंबर और दूसरे बॉक्स में 4 मेंबर। तो अब बताओ कि टोटल 3 बॉक्स है, तो 3 बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 factorial. अब क्या करेंगे? Family Sir, members खुद आपस में सर, भी अगले वाले होंगे. हाँ, फैमिली को आपस में, तो पहली फैमिली को अरेंज करने का तरीका 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। दूसरी फैमिली को अरेंज करने का तरीका 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, और इसको अरेंज करने का तरीका 4 4 factorial. फैक्टोरियल। 4 4 factorial. factorial. ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, है ना? Yes, sir. Yes sir. ग्रेट ग्रेट। एक और देख लो। ये गिवन डेटा मैंने उतार रहा हूँ, है ना क्वेश्चन। आप सोचो दिमाग में कैसे इसको निकालोगे आंसर। आपको एन निकालना है, बोला कि टोटल देखो 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए में 7 बॉयज है और n गर्ल्स है, n की वैल्यू मुझे पता करनी है। टीम बी में 4 बॉयज है, 6 गर्ल्स है। इनके बीच में सिंगल सिंगल, मतलब एक एक मेंबर के बीच में मैच खेला जा रहा है। और मैच किस तरह से खेलना है कि मान लो टीम ए का अगर बॉय है तो दूसरा उसके सामने भी टीम बी का बॉय होना चाहिए, मतलब बॉय बॉय के साथ मैच खेलेगा, गर्ल गर्ल के साथ मैच खेलेगी, ठीक है? तो ऐसे टोटल दोनों टीम के बीच में बॉय का बॉय के साथ मैच, गर्ल का गर्ल के साथ मैच, ऐसे टोटल 52 मैचेस हो रही है, हमको दिया हुआ है। तो 52 मैचेस अगर हो रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी? तो पहले आप ये तरीका निकालो कि अगर मान लो टीम ए में ये 7 बॉयज है, एन गर्ल्स हैं, यहाँ पे ये है, तो टोटल कितने मैचेस खेले जा सकते हैं, वो तरीके निकालो, फिर उसको 52 से इक्वेट करो। कर लो ट्राई जल्दी से।
थोड़ा से कितने मैचेस खेले जा सकते हैं? 4 आया सर। 4 आ रहा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बॉयज के बीच में कितने मैचेस, मैचेस बिटवीन बॉयज, पहले बॉयज का गिन लेते हैं, मैचेस बिटवीन बॉयज। बताओ बॉयज के बीच में मैच कैसे होगा? आप लॉजिक लगाओ, एकदम सिंपल बेसिक लॉजिक लगाओ। 7C1 and 7C1. वेरी गुड। मतलब बेसिकली टीम में से एक बॉय यहाँ से सिलेक्ट करना, एक बॉय यहाँ से सिलेक्ट करना है ना? Yes. दो बॉयज Yes, sir. दो के बीच में मैच कैसे होगा कि एक मेंबर टीम ए से आएगा, दूसरा मेंबर टीम बी से आएगा। तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 7। 7 यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4 4. 7 में से कितने सिलेक्ट करना? एक ऑब्जेक्ट यस सर। है ना? और यहाँ से भी कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना? एक। तो 7 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका 7C1 7. 4C1. और 4 और से। वेरी गुड। 4C1। हाँ ये कितना आ जाएगा? 7 into 4 28 है ना? यस ये सर। मैच ये इतने बॉयज, इतने मैचेस बॉयज के बीच में होंगे। एंड मैचेस बिटवीन गर्ल, कितने मैचेस गर्ल्स के बीच में होंगे वो निकाले। तो मैचेस बिटवीन गर्ल्स, तो गर्ल्स का बता दो। टीम NC1 ए से NC1 और टीम बी से 6C1. N into 6 6C1, तो ये हो जाएगा 6N है ना? 6 अब N। टोटल यस हमको Yes. कितना गिवन था? 52। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 28 28 Plus- plus plus 6N. 28 plus 6 N is equal N to इक्वल टू 52। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ रही? 4। 4 आ रही है। ठीक है, ओके ग्रेट। यस सर। क्या क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बॉक्स मेथड था। दोनों में अंतर आ गया समझ में? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन आप ये घर पे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। हम अब डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन में 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या केसेस है ध्यान समझ लेते हैं। कि मान लो एक सर्कल है, एक टेबल है, कुछ भी है। इस सर्कल में मान लो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? n डिफरेंट। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके? n लोगों को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके बताओ? n लोगों को, n डिफरेंट लोगों को, हाँ क्या कर देंगे? n-1 फैक्टोरियल। याद आ रहा सबको फॉर्मूला की नहीं? यस ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट है, तो 7 ऑब्जेक्ट अगर लीनियर होता, एक लाइन में अरेंज करना, तो 7 लोगों को एक लाइन में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। वहीं पे अगर सर्कल में अरेंज करना तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये फॉर्मूला होता था हमारा, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था बेसिक कि अगर सर्कुलर का केस आएगा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का तरीका हो जाएगा n-1 फैक्टर। अच्छा, जिनको ऐसा लग रहा हो कि फॉर्मूला अभी याद नहीं, भूल जा रहे, तो कोई बात नहीं, घबराना मत, घर जाके इसको याद कर लेना। क्लियर है? सेकंड तरीका। अब सेकंड तरीका क्या होता था कि अगर मेरे पास फूल की माला वाले क्वेश्चन आए, या फिर जो आपके हार वाले क्वेश्चन, नेकलेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेकलेस और फूल की माला में क्या होता है कि फूल की माला को डायरेक्ट पहनो या उसको घुमा के पहनो, बात एक ही है। नेकलेस को भी डायरेक्ट पहनो या घुमा के पहनो, बात क्या मानते हैं? सिंगल मानते हैं। मतलब वहां पे हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम को क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर नेकलेस वाले क्वेश्चन या फूल की माला वाले क्वेश्चन अगर आते हैं जहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को सेम मान लेते, तो तब आंसर कितना आ जाएगा मेरा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n-1/2 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टर को जो भी आंसर आएगा उसको होल को क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड, क्योंकि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को हम सेम गिन रहे हैं, तो उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और तीसरा केस यहाँ पे ये आता था कि कभी कभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक सर्कुलर टेबल है, उसमें n ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, लेकिन आपको इस टेबल को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब कभी कभी ऐसे बोलेंगे भाई ये वाला ऑब्जेक्ट यहीं पे बैठेगा, यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के हिसाब से, तस्वीर के रेस्पेक्ट में बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? अगर मान लो पोजीशन फिक्स है, इफ पोजीशन इज फिक्स, अगर पोजीशन फिक्स है मतलब आप टेबल को घुमा नहीं सकते, मतलब उसकी रिलेटिव पोजीशन सबकी क्या हो गई? फिक्स हो गई, तो उस केस में फिर आपका सर्कुलर अरेंजमेंट ना होकर वो क्या हो जाएगा? लीनियर जैसा कन्वर्ट। तब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। हाँ, ये वाला केस कब बनेगा? जब आपको ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल का मान लो गेट है, तो गेट के रेस्पेक्ट में, या फिर एक तस्वीर लगी हुई है दीवार पे, उस तस्वीर के रेस्पेक्ट में, या फिर मान लो कोई इंसान खड़ा हुआ उसके रेस्पेक्ट में कितने अरेंजमेंट होंगे, मतलब टेबल की पोजीशन को फिक्स कर दिया। या फिर वहां पे अगर कुर्सियां लगी हुई है, उन कुर्सियों की नंबरिंग कर दी। मान लो यहाँ पे चेयर लगी हुई, चेयर का नंबर ABCD कर दिया, वो नंबर फिक्स कर दिया, तो जब पोजीशन फिक्स हो जाती है तब अपना नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल। देखो 3 केस होते, वापस समझा रहा हूँ। सर्कुलर केस में अगर नॉर्मल केस है, कुछ भी नहीं दिया हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। फूल की माला वाले क्वेश्चन आते हैं, नेकलेस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2। और अगर टेबल का पोजीशन फिक्स है या फिर वहां पे जो लोग बैठ रहे हैं उनकी पोजीशन फिक्स है, तो आंसर कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस ओके, ये 3 फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने सर्कुलर परम्यूटेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा है जो मैं करा देता हूँ, देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार।
अब देखो ध्यान से, क्या बोला गया है कि आपके पास 5 लेडीज अवेलेबल है, 7 मैन अवेलेबल है। लेडीज को गैप में बिठाना है ना? लेडीज को क्या करना है? गैप में बिठाना। सबसे पहले क्या करेंगे? मेंस को अरेंज कर देंगे, है ना? Yes, sir. सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैन को, जैसे पहले भी हमने कोई क्वेश्चन किया था, पहले बॉयज को अरेंज कर दिया था, फिर उसके गैप में गर्ल्स को बिठा दिया था। यहाँ पे भी मेंस को अरेंज कर देंगे, फिर उनके गैप्स में क्या करेंगे? गर्ल्स को बिठा देंगे। तो टोटल मेरे पास 7 मेंस है, तो 7 मैन को सर्कल में अरेंज करने का कितना तरीका? 6 factorial. 6 factorial. n -1 Six factorial. 3 4 5 6 7, तो 7 मैन को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब ये मैन का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है? इनके गैप्स में क्या करना है? लेडीज को बिठाना। तो कितने गैप अवेलेबल है? गैप्स गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो सर्कल केस में जितने मेंबर होते हैं उतने ही गैप होते हैं, क्योंकि सर्कल वापस से एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मैच कर जाता है ना? और लीनियर में कितने एक एक्स्ट्रा गैप होते हैं, सर्कल में उतने गैप होते हैं। नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं? 7 7। उन 7 गैप्स में से कितनी लेडीज को बिठाना है? 5. 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7C5. 7. Very good, guys. Select. बहुत बढ़िया। 7 में से 5 गैप को आप सिलेक्ट करोगे। 7 में से 5 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका 7C5। तो आपने क्या करा? 5 पोजीशन फिक्स कर ली। यहाँ पे कोई भी 5 पोजीशन क्या कर ली? फिक्स कर ली। Yes, sir. Yes, sir. अब उन 5 फिक्स पोजीशन पे क्या करना? 5 लेडीज को अरेंज करना है। Yes. 5 तो 5 factorial. 5 फैक्टर इनटू 5 फैक्टर, क्योंकि 5 पोजीशन फिक्स्ड है। उन फिक्स पोजीशन पे 5 लेडीज को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल मेंस के लिए मल्टीप्लाई बाय 7C5 इनटू 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, ये क्वेश्चन sir. काफी Yes, अच्छा sir. था, इसलिए अपन ने एक कंसीडर कर लिया। बाकी और भी एग्जांपल है, आप मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप घर पे सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर लेना। यहाँ तक Yes, सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes. अब डिवीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स। अगला क्या था? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। उसमें से भी पहला जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हमने पूरा डिटेल में ऑलरेडी क्लास में जान चुके हैं, तो सब डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखेंगे। सबको फॉर्मूला ही याद रखना है वैसे भी। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इन 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैं 3 ग्रुप्स में तोड़ना चाह रहा हूँ। इन 3 ग्रुप्स में से मान लो एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट है। कितने हो गए? और एक काम करो, एक ग्रुप में 2 कर दो, 5 और इसमें 3 कर दो। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6, तो 8 ऑब्जेक्ट ले लो। चलो फिर रिपीटेशन हो रहा है, रुको, एक डिफरेंट रखना है तो यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 1, तो ये कितने हो गए? 6 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनको मैं 3 ग्रुप में तोड़ना चाह रहा हूँ। एक में 3, एक में 2, एक में 1। तो इस काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ? 3C2. हाँ चलो बताओ। अच्छा डिराइव करना है अगर, तो 6 में से 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे। उन 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मुझे 3 ग्रुप बनाने थे। पहले ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, तीसरे ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे? 3 6C2. 6C3 आया ना? 6 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, 6C3 का काम हो गया। अब कितने ऑब्जेक्ट बच गए मेरे पास? 62. अब कितने बच गए? 3 ऑब्जेक्ट बच गए। 3 Yes, sir. 3 में से कितने सिलेक्ट करने मुझे? 3C2. 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 वेरी गुड। अब एक ऑब्जेक्ट बचा और एक ही को सिलेक्ट करना है, तो 1C1। 1C1. इसको जब आप ओपन करोगे तो बेसिकली आपके पास आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। और यही फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है? Yes, sir. है ना? 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के 3 2 1 के ग्रुप में बनाना है अगर, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करके हमने कैसे लिख सकते हैं? मान लो मेरे पास अगेन ऐसा है, 4 ग्रुप अवेलेबल है। एक में 3 ऑब्जेक्ट, एक में 2 ऑब्जेक्ट, एक में 4 ऑब्जेक्ट, एक में 5 ऑब्जेक्ट। कितने हो गए टोटल? 14 ऑब्जेक्ट है ना? 14 Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. इसका तो इसको इस आर्म को डिवाइड करने कितने तरीके? डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। तो देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है? ऐसा बोलेंगे आपको, जैसे मान लो मेरे पास 14 चॉकलेट्स अवेलेबल थी। उन 14 चॉकलेट्स मुझे 4 ढगलियों में बांधना है। एक में होना चाहिए 3, एक में होना चाहिए 2 चॉकलेट, एक जगह 4 चॉकलेट और चौथी जगह 5 चॉकलेट। तो इन 14 चॉकलेट को मुझे 4 ग्रुप्स में बांटने की नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 14 डिफरेंट चॉकलेट इन 4 ग्रुप्स। तो इस काम को करने कितने तरीके होंगे? तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 14 factorial by 14 हाँ। 3 factorial. वेरी गुड, 5 फैक्टर, वेरी नाइस। क्लियर है सबको? ये था नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। अब यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ इसको डिवाइड करके, यहाँ पे 4 डिफरेंट लोग हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो तो 4 डिफरेंट लोगों में
into वेरी 4 गुड। इस पूरे आंसर में जो आंसर आ रहा है उस पूरे आंसर में मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 4 फैक्टर, क्योंकि चार चीजें, चार मतलब ऐसा मान लो 4 पोटली बनानी है आपने, 4 पोटली बनानी, इन 4 पोटली को 4 लोगों में बांटना है, तो 4 इनको बांटने के कितने तरीके, मल्टीप्लाई क्या कर दो 4 फैक्टोरियल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर को? Yes. आया? यहाँ पे अगर ये नंबर वेज ऑफ डिवीजन क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन में क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और डिस्ट्रीब्यूशन का पूछता तो कैसे मल्टीप्लाई कर देते? जितने लोग 3 से मल्टीप्लाई जितने पीपल हाँ जितने हाँ जितने जितने group ग्रुप में जितने लोग अवेलेबल है उतने लोगों से हम हाँ 3 factorial। फैक्टोरियल से क्या करते थे मल्टीप्लाई। ये सबको समझ में आ रहा है पक्का? यस सर Yes, sir. ओके। अब इसमें भी और केस बनते थे अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाए, जैसे मान लो एक और केस बनाते हैं। यहाँ पे मान लो 3 है, 2 2 1, कितने ऑब्जेक्ट हो गए गिनना? 8 8 ऑब्जेक्ट। 8 ऑब्जेक्ट को इन 4 ग्रुप्स में बांटना है, उसमें से चीज क्या है कि दो ग्रुप्स में दो ऑब्जेक्ट, मतलब सेम टाइप, मतलब बेसिकली इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट। तो इस काम को करने के चलो इसका एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको 2 से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसकी जगह 3 कर दो, ठीक है? 2 ग्रुप्स में 3 ऑब्जेक्ट है, एक में 2 एक में। तो इस काम करने के कितने तरीके होंगे? नॉर्मल तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बताओ। 8 factorial. 8 factorial 8 फैक्टोरियल बाय हाँ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। हाँ, अब यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन हो रहा, 3 का 2 बार रिपीटेशन हो रहा, इसलिए क्या करेंगे 1/2 फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल से क्या, जैसे अपन ने रिपीटेशन में देखा था ना, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसे फैक्टोरियल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हाँ है ना? बोलो। Sir. यस सर ये था नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। और नंबर ऑफ वेज ऑफ इसमें पूछता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या था आंसर? डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या आंसर तब ये आता है? नंबर 9 हो गए हैं। 9 हो गए क्या? 3 3 6 7 8 9, चलो 9 कर दो। अरे अनम्यूट करो, इसका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। यामिनी माइक ऑन है। कौन है ठीक है यार, घर वालों को बोलो थोड़ा चुप हो जाए, बहुत सीरियस चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 चीजें हैं। सॉरी सर कोई बात नहीं 9 चीजें हैं, 9 में से 3 3 2 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 3 2 1। और 2 फैक्टोरियल हमने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 3 जो था वो 2 बार रिपीट हो रहा था, हाँ है ना? यस सर और अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता तो क्या करते? इस पूरे आंसर में क्या कर देते? ये पूरा आंसर तो रहता ही मेरे पास, मल्टीप्लाई कर Multiply कर देते। 4 फैक्टोरियल से क्या कर देते? मल्टीप्लाई। क्लियर? बोलो। Yes, Okay. sir. अब इसमें बहुत फेमस एक क्वेश्चन ये आता था कि मान लो 52 कार्ड्स हैं, 4 लोग खेल रहे हैं ABCD, उन 4 लोगों को सबको बराबर कार्ड्स बांटने हैं, तो 52 कार्ड्स को 4 लोगों में बांटने के कितने तरीके? अगेन यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा अभी तक अपन ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा सब किसके लिए पढ़ा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके बताओ? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 2C4. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो 2 factorial by 13 factorial into 13 हाँ देखो, factorial. आपने कार्ड्स अगर खेले होंगे, वो जो 4 वाला गेम खेलते थे, अगर 4 लोग खेल रहे तो सबको 13 पत्ते मिलेंगे, है ना? Yes, sir. अरे बोलो। ठीक है, Yes, सबको sir. 13 कार्ड्स मिल गए, तो बेसिकली इस काम को करने कितने तरीके? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल को करेंगे 4 बार, है ना? Yes, sir. 1/4. 13 हाँ वेरी गुड, इंटू 1/4 फैक्टर, क्योंकि 13 फैक्टर 4 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा 4 लोगों में अरेंज करने का तरीका इंटू 4 factorial. आगे बात सब समझ में सबको? Yes, sir. यस सर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बच्चों आप ये अपन ने क्या सीखा? नंबर ऑफ वेज ऑफ, बेसिकली हमने क्या करा? डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स। और वो कब? जब मेरे ऑब्जेक्ट कैसे हो डिफरेंट, ऑब्जेक्ट कैसे हो मेरे डिफरेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर ठीक है, नो सर। अब हम पढ़ते हैं अगर क्या होगा जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या होगा जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे? इसके लिए आपको मैंने 2 फॉर्मूले सिखाए हैं, वो दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी मेथड है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूले याद नहीं हो तो उसका तरीका भी होता है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, इनको मुझे r ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, एक सेकंड n आइडेंटिकल
ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे मुझे क्या करना, अगेन आर ग्रुप्स में बांटना है, आर ग्रुप्स में बांटना है। दो केसेस बनते हैं कि नो ग्रुप शुड बी एम्प्टी, और सेकेंड केस है ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी, कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है। मतलब मान लो आर ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप मान लो अपने खाली, एक में 2 ऑब्जेक्ट रखते, एक में 3, एक में रखा ही नहीं, ग्रुप कैन बी एम्प्टी। दो केसेस आते थे, इन दोनों केसेस के 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, फॉर्मूला भी मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका भी बहुत आसान था, मैंने पहले डिराइव करा देता हूँ। जैसे हम स्टिक मेथड से इसको डिराइव करते थे कि n ऑब्जेक्ट्स अगर अवेलेबल है, याद आ रहा है, और आर Sir. ग्रुप से, तो आर ग्रुप के लिए कितनी स्टिक चाहिएगी, आर ग्रुप है तो r-1 एक कम स्टिक, आर ग्रुप है तो r-1 स्टिक। अब मान लो r-1 स्टिक मैंने रख दी, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, इन r-1 स्टिक और इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है, अरेंज करना है। जितने तरीकों में उनको मैं आपस में अरेंज कर लूंगा, उतने ही मेरे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवीजन। इसको मैं एक सेकंड एक एग्जांपल के तौर पर फटाफट समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला बता दूंगा मैं एक, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे पेज ऐड की है, हाँ यहाँ पे देख लो, चलो। जैसे एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो आपके पास 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इन 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को मुझे मान लो कितने ग्रुप्स में बांटना है, 3 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप में बांटना है। अब जितने ग्रुप्स होते हैं ना, उससे एक कम स्टिक होती है, तो 2 स्टिक लोगे आप। तो 2 स्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो एक स्टिक यहाँ पे रख दी, एक स्टिक यहाँ पे रख दी। अब देखो सुनो ध्यान से, इन स्टिक को जितनी तरीकों में से आपस में इनको अरेंज करूंगा, उतनी बार हर बार 3-3 ग्रुप बनते जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 स्टिक रखी, देखो 3 ग्रुप दिख गया आपको, एक ग्रुप, Yes, sir. सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब मान लो मैंने किसी दूसरी स्टिक को कहीं और रख दिया, इस स्टिक को मैंने कहीं और पटक दिया, यहाँ पटक गया, तो अभी भी देखो 3 ग्रुप बन गए। फिर मान लो मैंने दूसरी स्टिक को कहीं और, इस वाली स्टिक को कहीं और पटक दिया, मान लो यहाँ पटक गया, तो अभी भी ये वाला ग्रुप खाली, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप। तो बेसिकली क्या है, इन 2 स्टिक्स को और इन 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को जितने तरीकों में से अरेंज करूंगा, हर तरीका मुझे क्या देगा, इन 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटने के तरीके। अब इस काम को करने के कितने तरीके हो गए, अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 10 ऑब्जेक्ट हो गए। Yes, sir. टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 10 ऑब्जेक्ट। इन 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। उसमें से 8 आइडेंटिकल एक टाइप के, तो डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, है ना। Yes, sir. Yes, क्लियर sir. होगा। अच्छा, इसको मैं एनसीआर के फॉर्मूले में अगर लिखना चाहूं तो ये कैसे लिख सकता हूँ, 10C2 लिख सकता हूँ, है ना। क्या लिख Yes, सकता हूँ, सर ये 10C2। 10 में से 2 आपने गैप वाले जो बचे हैं एम्प्टी वो लिए हैं क्या आपने, 8 के अलावा 2? नहीं नहीं, 8 तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे ही से मेरे पास, 8 को तो मैंने रखा ही है। ये दो सर मैंने 2 इस उसके 2 स्टिक लिए, जितने ग्रुप्स रहते हैं उतनी स्टिक, उससे एक कम स्टिक करते हैं अपन। तो ठीक इन है सर। स्टिक को अरेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके 10/2, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 10C2। अब 10C2 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो 8 ऑब्जेक्ट थे, 3 ग्रुप थे, तो 8 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप -1 C3-1, ठीक है। मतलब अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, r ग्रुप है, तो n + r-1 CR-1, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी n r आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, r ग्रुप है तो r-1 स्टिक, तो r-1 स्टिक n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो टोटल तरीके कितने, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, n + r-1 CR-1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर डेरिवेशन भी आसान है, याद हो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में बांटने के तरीके, कोई भी ग्रुप अगर खाली रह सकता है तो n + r-1 CR-1, याद रख लोगे सब लोग। यस sir. यहाँ पे कौन सा केस है, जब कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है। अब दूसरा केस क्या था कि अगर नो ग्रुप शुड बी एम्प्टी, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप खाली नहीं रहना चाहिए, तो उस केस में हम गैप मेथड अपना, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 CR-, ठीक है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में बांटना है सच दैट नो ग्रुप शुड बी एम्प्टी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 CR-1। इज इट क्लियर, ये दोनों फॉर्मूला। Yes, sir. Yes. तो देखो पढ़ लो एक बार, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू r ग्रुप इफ blanks are also allowed, blank group are also allowed, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n + r-1 CR-1। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन विच into R group such that blank object are not allowed, n-1 CR-1। रख लोगे याद दोनों फॉर्मूले।
ये से रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल के तौर में मैं समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको बोला जाएगा मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लो है 10, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन if first part x y z belongs to natural number, second part x y z belongs to whole number। तो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? क्या करना है? 10 ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप में बांटना है? 3 तीन। यहाँ पे 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपको 3 ग्रुप में बांटना है। नेचुरल नंबर मतलब कौन सा वाला केस है? क्या जीरो अलाउड है? सर 1 नहीं, जीरो अलाउड नहीं है। जीरो अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी खाली नहीं रह सकता। खाली नहीं रह सकता, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये वाला। Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे Yes. पास n आइडेंटिकल मतलब n की वैल्यू 10 है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। ग्रुप्स कितने हैं? 3. 3 ग्रुप्स कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा? n माइनस 1 सी आर माइनस 1 है ना? 9C2। 9C2 डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 9C2। अप्लाई करना सीख गए सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे अगेन होल नंबर मतलब जीरो भी अलाउड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Yes. बोलो n प्लस सर n प्लस r माइनस 1। R Plus minus R 1. plus minus 1 by R minus 1. तो 10 प्लस 3 13 माइनस 1 12 C2 8C2 नहीं 12 C2 12C2। 10C2 सॉरी। क्लियर हो गया सबको? Yes. बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, तो sir. ये आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे एक दो मैंने सॉल्व एग्जांपल भी डाल रखे हैं, आप इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना। ये तो मेन आपका मेंस लेवल लगभग कवर हो चुका है। एक दो चीजें और भी थी, मैं उसको फटाफट अभी यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है, कभी कभी आ जाता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। उसमें भी 2 केसेस। जैसे मान लो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? मान लो आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसमें से मुझे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, या तो मैं एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, या 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर सारे n ले लूं, या फिर सिलेक्ट ना करूं। ठीक है, कहने का मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि मान लो आपके क्लासरूम के, आपके घर के बाहर मैंने या फिर क्लासरूम के बाहर मैंने एक चॉकलेट की बोरी रखी है। उस चॉकलेट की बोरी में n डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स अवेलेबल है। मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ उसमें से कितनी तरीके से आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हो। तो कोई बोलेगा या तो कोई एक चॉकलेट सिलेक्ट करें, तो n में से एक चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? NC1. NC1। या तो एक चॉकलेट, या मतलब प्लस की कंडीशन, या तो 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट सिलेक्ट करने का तरीका NC2 है ना? NC2. 3 चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका NC3, और सारी की सारी चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका NCN NC, और कोई भी चॉकलेट को ना सिलेक्ट करने का तरीका NC। NC0. और इन सबका एडिशन का फॉर्मूला आपको पता है ये कितना होता है? 2n 2 की पावर Power N. की पावर पता है 2 की पावर n। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। क्या क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। सेकंड केस, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? हाँ, मान लो अगेन एक मैंने बोला कि जाओ एक चॉकलेट का बॉक्स रखा है, इक्लेयर्स का बॉक्स, उसमें सारी इक्लेयर्स एक जैसी, मतलब सब सेम टाइप की। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? अब मैं अगर आपको बोलूं उन n आइडेंटिकल चॉकलेट में से एक चॉकलेट सिलेक्ट करना, तो एक चॉकलेट को सिलेक्ट करने का कितना तरीका? NC1 but NC1. गलती करती। मैं आपको बोल रहा हूँ जाओ उसमें से एक चॉकलेट उठा के लाओ, तो क्या n तरीके होंगे एक चॉकलेट को लेने के? सारी चॉकलेट आइडेंटिकल है। मतलब ऐसा सोचो, एक मान लो तरीका ये। एक तरीका होगा सर। एक टमाटर का ढेर पड़ा हुआ है, टमाटर की टोकरी पड़ी हुई, उसमें सारे टमाटर एक जैसे दिख रहे हैं। मैं बोला जाए एक टमाटर लेके आओ, तो क्या आप n तरीके से टमाटर सिलेक्ट करोगे? एक ही तरीके से एक टमाटर लेके आओ? एक एक तरीके ही से तरीके हाँ, से एक ही तरीके। अच्छा मैं बोलूंगा जाओ 2 टमाटर लेके आओ, एक तरीका। तो भी एक तरीका। एक ही ना कि आप जाओगे 2 टमाटर उठा के सभी में लेके आ एक जाओगे। तरीका। N तरीका हाँ, सब सारे के लिए एक ही तरीका होगा। Yes. N ways. हाँ, अब देखो ये 1 टमाटर के लिए, ये 2 टमाटर के लिए, 3 टमाटर के लिए, 4 टमाटर के लिए, n टमाटर के लिए, और एक भी टमाटर ना सिलेक्ट करने का भी एक तरीका, कि सिलेक्ट ना करूं वो भी तो एक तरीका है ना? Yes. तो ये 1 + 1 बन Yes, कितनी बार ऐड हो रहा है? कितनी बार ऐड हो रहा है? n n + 1 plus N 1 plus 1. n + 1 टाइम्स। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? n + 1। आ रही बात समझ में? यस सर। तो बोलो ठीक है।
अच्छा, अब इसमें कभी कभी हो गए बोलते थे, अगर यहाँ पे बोल दो एटलीस्ट वन का केस आ जाएगा, कम से कम एक तो सिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल तरीके में से हम क्या कर देंगे, कौन सा तरीका माइनस कर देंगे, जिसमें से कोई तरीका ना लिया, माइनस जीरो वाला माइनस कर देंगे। माइनस कर दोगे तो टोटल तरीके में से क्या हो जाएगा, -1। एनसी जीरो की वैल्यू 1 ही तो होती है, यस सर। है ना? Yes, sir. एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेना है। जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका आपको क्या करना, माइनस, तो एनसी जीरो क्या हो जाएगा, -NC0 मतलब 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एटलीस्ट 1 पूछता तो n+1 हाँ, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 का केस में क्या हो जाता, टोटल तरीके में से एक क्या हो जाता, माइनस, तो आंसर कितना हो जाता n। अब ये बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, मेरा तो इसी चैप्टर में गला फट गया। ठीक है, आगे चैप्टर और पढ़ने हैं हमको। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ पे एक No, थोड़ा सा sir. क्वेश्चन, अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे आते थे, याद है किसी को? इस फॉर्मूले पे कौन से क्वेश्चन आते थे? देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये पूछता था, कोई नंबर है मान लो, उस नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें आ रहा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अगला प्राइम नंबर 3 की पावर मान लो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर मान लो 2। कोई नंबर है, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ, याद आ गया, फैक्टर्स डिवाइजर, Yes, sir. है ना? इस तरह के क्वेश्चन आते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने, इसके डिवाइजर बनेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझना चाहो तो छोटा सा एग्जांपल ले लो। कोई नंबर सिलेक्ट कर लेते जो हमारा नोन है, जैसे मान लो 12 ले लिया, तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, है ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो 2 की क्या क्या पावर अवेलेबल है मेरे पास, 2 की टोटल 3 पावर अवेलेबल है। कौन कौन सी, 2 की पावर 0, 0, 1. 0 power 1 1, 2 2 की पावर 2। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं, n+1। जैसे यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, दो बार अवेलेबल, तो टोटल तरीके कितने होंगे, 3 तरीके। 3 एक ही बार अवेलेबल है तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 2। एक तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 ही तरीके होंगे, यस सर। है ना? हाँ जी तो सर। टोटल Yes, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, इसको सिलेक्ट करने के 3 तरीके, इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 2 दो तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 तरीके, है ना? आ रही बात समझ में? अब देखो बेसिकली मैंने क्या निकाला कि जो नंबर 12 है उसके टोटल 6 डिवाइजर होंगे या फिर 6 फैक्टर होंगे। अब निकाल के देखो 12 के फैक्टर बताओ, अलग से कैलकुलेट करके देखो, वो चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही आ रहा है कि 12 के फैक्टर कितने होंगे, 1 1 into 12. 2, 2 3, 3, 3 4 4 12 6 और 12. और 12। 12 गिनो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ रहे हैं और अपना आंसर कितना आ रहा है, यस 6, सर। है ना? तो कहने का मतलब क्या है, अपन कर क्या रहे हैं, किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं वो काउंट कर रहा हूं। उसका तरीका मैंने क्या निकाला है कि अभी अपन ने देखा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं, n+1। तो सिमिलरली यहाँ पे दो 2 है, वो 2 आइडेंटिकल है। कितने आइडेंटिकल अवेलेबल है, 3। 2 कितने अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3+1, है ना? 4 यस चार सर। तरीके। वैसे Yes. यहाँ पे जो अगला नंबर 3 वो कितनी बार अवेलेबल है, 4। मतलब 3 जो है 4 बार, तो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके 5 5, 5 वेरी गुड। और 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके 3 3 3. आगे बात समझ में? अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू Yes, 5 sir. इंटू 3। तो ये जो भी आएगा आंसर 60। तो टोटल क्या हो जाएगा, इस नंबर के 60 फैक्टर होंगे, इस नंबर के क्या होंगे, 60 फैक्टर होंगे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. अब इसमें कभी कभी एक छोटा सा वर्ड ये यूज कर सकता है, प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर में हम क्या माइनस कर देते हैं, सर 1 और 1 itself. और उसका हाँ, मतलब एक तो खुद का 1 और वो नंबर को हटा देते तो माइनस क्या कर दोगे, 2, है ना? क्लियर हो गए? प्रॉपर फैक्टर में उस नंबर को कंसीडर नहीं करते और 1 को कंसीडर नहीं करते, तो 2 हटा दोगे। क्लियर हुई? Yes. यस सर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है सम वाला, कि जितने भी हमने फैक्टर निकाले उनका सम, तो उसका भी एक फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, देख लो फटाफट। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, इसी का चलो एक बार और डिराइव कर देते हैं, ध्यान से करना। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस चैप्टर खत्म हो जाए। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर मान लो 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बताओ आंसर क्या निकालेगा? 60 हाँ, मतलब बेसिकली
3 plus 1 multiply by 4 plus 1 4 plus multiply 1 by multiply 2 by 2 2 plus 1 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 4 into 5 into 3 60। वेरी गुड। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ, मान लो मैं पूछ रहा हूँ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर में क्या होगा 2 की पावर 0, बेसिकली 2 कम से कम एक 2 तो आना ही चाहिए। यस Yes, sir. sir. कम, अब देखो 2 के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। Yes. 2 Yes, के लिए 4 sir. ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन इस बार मैं कौन से सिर्फ 3 ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा मेरे पास, Yes, sir. है ना। तो 2 को सिलेक्ट करने के Yes, कितने तरीके, 3, क्यों, क्योंकि इवन बोला तो 2 कम से कम एक 2 तो चाहिए, 2 2 आएंगे चलेगा, 3 2 आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक 2 चाहिए, तो 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ऐसे कैसे, क्या बात समझ में आ Yes, रही है, sir. ठीक है। तो कितना आ जाएगा 45, तो टोटल इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 45। इसमें पूछता तो और कितने होंगे, तो क्या कर, अरे लॉजिक, सिंपल लॉजिक, टोटल में और से 45, into सर अरे टोटल टोटल में में से से माइनस कर दो इवन, Total mass. अरे है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। yes अच्छा, और क्या हो सकता है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, कि जितने भी फैक्टर आपके आए, टोटल 60 फैक्टर आए ना, इन 60 ही फैक्टर को अगर मैं प्लस कर दूं, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आए उनका सम करूं तो कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, जितने भी ये पावर्स हैं, जैसे 2 की टोटल 4 पावर, 3 की टोटल 5 पावर और 5 की टोटल 2, इन सब पावर को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई, जैसे 2 की क्या क्या पॉसिबल पावर थी, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 की सारी पॉसिबल पावर, तो 3 की पॉसिबल पावर क्या क्या थी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, हाँ है ना, ये 3 की सारी पावर ले ली, और 5 की टोटल पॉसिबल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कितना टाइम हो गया अपना, एग्जैक्टली 1 घंटा होगा, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया, तो पीएनसी का मैंने पूरा रिवीजन आपको करा दिया। Yes. Okay, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. yes Okay. sir तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ, फिर अपने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, तब तक अगर आप चाहो yes तो sir एक क्वेश्चन है क्या कोई यहाँ पे, ठीक है, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, पानी वानी पी के आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट बाद मिलते हैं। Yes, sir.
हेलो, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. करें स्टार्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिससे एक क्वेश्चन अगेन फिक्स से आना ही है, और ऐसा चैप्टर है जिससे 90% 80% चांसेस है कि क्वेश्चन इजी आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो ये भी चैप्टर हमारे लिए काफी स्कोरिंग है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करना है, डेटा को ढंग से उतारना है और काम हो जाएगा। इसमें भी अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपने ऑलरेडी क्लास 9 10 से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 11th तक ये आता है, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, ये आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब वापस ही आएगा, पूरा एक सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर सिलेबस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है। अब एक तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मॉड। वो भी 2 तरह के डेटा के लिए, एक ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। और सिमिलरली हमको कैलकुलेशन क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन का फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ये 2 ही चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम डेटा के साथ डील करते हैं। जितने भी तरह के जो डेटा होते हैं हमारे पास, अलग अलग जगह से डेटा हमारे पास आ सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का डेटा हो, क्लास का डेटा हो, स्कूल का डेटा हो, कॉलेज का डेटा हो, उन सब डेटा को आपस में हम डील करते हैं। उनके लिए बेसिकली एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं उसके एनालिसिस के लिए। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका आपका है क्रिकेट का, कि 2 प्लेयर को अगर आपस में मुझे कंपेयर करना है, 2 बैट्समैन है, तो मैं उन दोनों बैट्समैन को अगर आपस में कंपेयर करना है तो मैं उनका स्ट्राइक रेट देखूंगा, टोटल नंबर ऑफ रन्स देखूंगा, एवरेज देख सकता हूँ। एवरेज कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितने मैच खेले, उन कितने मैचेस में उन्होंने कितने रन बनाए, उन एवरेज के बेसिस पे मैं देखूंगा भी किस प्लेयर को मुझे टीम में सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो वैसी तरह से जो मैंने एवरेज निकाला था, एवरेज क्या निकाला, सारे मैचेस का एक सिंगल वैल्यू, मतलब उस सिंगल वैल्यू के हिसाब से मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि उसकी वैल्यू कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो इसी चीज को करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन उन सब में कैलकुलेशन, मतलब उन सब का हमने जब कैलकुलेशन किया, कहीं ना कहीं किसी स्पेशल टाइप ऑफ डेटा के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस आ रहे थे, कि मुझे और बेहतर अच्छा मेथड चाहिए था कि इन मीन, मीडियन, मोड से और अच्छा मेथड क्या हो सकता है। तो फिर हम गए इस मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन करने के बाद मीन डेविएशन में भी कुछ डिसएडवांटेजेस आए, ठीक है। उसके बाद मीन डेविएशन को करने के बाद हमने फिर और अच्छा बेहतर मेथड क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी अच्छा मेथड हमने निकाला लास्ट में वेरिएंस। मतलब बेसिकली जितने मेथड आए, हर पिछले मेथड में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आ रहे थे, उसको बेहतर बनाने के लिए हम अलग अलग मेथड करते हैं। लेकिन सब में कर क्या रहे हैं, सब में कर एक ही रहे हैं कि इस पूरे डेटा की एक सिंगल वैल्यू निकाल रहे हैं, जिससे उसमें डेटा को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें भी हमको सबसे पहले पढ़ना है मीन। अब मीन निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा मतलब जैसे मान लो मेरे पास डेटा डायरेक्टली गिवन है, मान लो कुछ वैल्यू गिवन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टिल xn। तो इसका मीन क्या हो जाएगा बच्चों, इनका सम बाय सिग्मा एक्स आई बाय, हाँ, इन सबका सम कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको, ये है ना, ठीक है। Yes, sir. अब कभी कभी क्या देंगे, डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देंगे, दैट इज ग्रुप डेटा। इसको ग्रुप डी बोलते थे ना, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, ठीक है, पता सही नहीं लिख रहे हो। सही लिखा, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में यहाँ पे मान लो मेरे पास xi की वैल्यू है, मान लो x1 x2 xn है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। मतलब x1 जो है वो मान लो कुछ f1 बार आ रहा है, x2 जो है वो f2 बार आ रहा है, x3 जो है वो fn बार आ रहा है, मतलब लार्जर डेटा के लिए। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sigma xi fi upon वेगा सिग्मा xi fi, वेरी गुड, डिवाइड बाय sigma fi. एफ आई, सिग्मा fi। हाँ, टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, सिग्मा fi ना, आया ना, याद है सबको कि Yes, नहीं, sir. अरे 10th में था ये, तो बोलो। Yes, अब कभी कभी क्या Yes. होता था, ये xi वाला डेटा थोड़ा सा दिखने में अजीब दिखता था, तो उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम xi की जगह यूज करते थे di मतलब xi में से एक अज्यूम मीन क्या कर देते, माइनस। जितने भी xi वाला डेटा उसमें सब में से a क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास di आ जाएगा, है ना। di अब थोड़ा क्या हो जाएगा, दिखने में आसान दिखेगा। तो ये भी आपने ऑलरेडी मेथड यूज कर रखा था। इस बार x बार कितना आएगा अगर मैं di की मदद से निकालूंगा, बोलो इसका अमाउंट है। इस बार क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, x हर डेटा में से आपने a माइनस कर दिया, तो फाइनल x बार में क्या होगा, a प्लस समेशन
xi की जगह का di इंटू fi अपॉन समेशन f। क्लियर है? बोलो, अगर याद Yes, रख sir. सको तो ठीक है, नहीं तो ये बेसिक फॉर्मूला तो याद रख लेना, है ना? अरे इसमें कोई दिक्कत है किसी Yes, को? sir. No, sir. नहीं ना? No, ये sir. मीन था आपका, मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा होगा तो सबको समेशन डिवाइड बाय एन, और ग्रुप डेटा होगा तो समेशन xi fi डिवाइड बाय समेशन fi। ये हो गया मीन आपका, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पे डाल रखे। एक एग्जांपल के तौर पे जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे, देखो ध्यान से। एक आपको टेबल गिवन है मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। वो बोला है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। एक टेस्ट पे टोटल 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, तो उनका मीन क्या होगा? सबसे पहले बताओ एक्स एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे? बोलो। 20 का सर 20 का सिग्मा fi हमें पता है ना 20। हाँ 20 टोटल स्टूडेंट 20 है ना, तो समेशन fi पता है सबको? अरे हाँ है ना, बोल क्यों नहीं रहे? आपको समझ नहीं आ रहा यस है क्या? सर। Yes. आ रहा है ना, ठीक है। समेशन fi पता है तो इन सबका fi का सम कर देंगे। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन नहीं करनी, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो। इन सबका सम करोगे आप तो 20 से इक्वेट करोगे तो क्या ऐसे x आ जाएगा, यस सर। है ना? x की वैल्यू यहाँ रखोगे, Yes, sir. अब आपके पास xi की टेबल है, fi की टेबल आ जाएगी। xi पता है, fi पता है, क्या मीन आ जाएगा? मीन का Yes, फॉर्मूला sir. सिंपल, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, है ना? अभी 2019 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, मीन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? ये कैलकुलेशन यहाँ कर रखी है, Yes, sir. ठीक है? देख लो कैलकुलेशन, Yes, sir. ठीक है? घर पे ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कंबाइन मीन, अब कभी कभी क्या होता है, दो अलग अलग डेटा देते हैं, उन दोनों अलग अलग डेटा का कंबाइन मीन पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लो एक डेटा आपके पास है x1 x2 x3 xn तक, इसका मीन है आपके पास मान लो x1 बार, ठीक है? यहाँ पे n1 टर्म से मान लो। दूसरा डेटा है आपके पास y1 y2 y3 और इसमें है n2 टर्म्स, इसका मीन आपके पास आ रहा है मान लो x2 बार। तो इन दोनों का कंबाइन, मतलब इन दोनों को साथ में अगर ले लूं तो कंबाइन मीन कितना हो जाएगा? क्या करोगे? x1 बार इंटू फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल इनका सम कितना हो जाएगा? x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ टर्म्स n1 प्लस n2, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? कंबाइन। क्लियर है? बेसिक फॉर्मूला है। क्या करोगे? सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, मीडियन मतलब क्या होता था भाई? अगर मान लो अनग्रुप डेटा है तो मीडियन कैसे निकालते थे? सबको क्या करते थे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, तो फिर जो भी Yes, मिडिल sir. टर्म होती थी वो आपका और मीडियन फिर होता बीच था, का। है ना? Yes, sir. अगर Yes. अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सी आती थी? मिडिल टर्म n कौन by सी 2 आती थी? plus 1 And n plus 1 by and 2 plus number 2. एन को अगर ऑड है तो 2 से थोड़ी डिवाइड करो, उस पे प्लस 1 करके डिवाइड बाय करोगे ना, nth टर्म, है ना? yes अरे 10th पे था ये, Yes, तो sir. सबको Yes, sir. आ रहा है समझ में कि नहीं? yes sir आ रहा है। Yes, Sir, sir. अगर n इवन है तो दो मिडिल टर्म आती थी, कौन सी मिडिल टर्म आती थी? सर n by 2 N और by n by 2 2 plus 1 by 2 plus एक तो 1. n by 2 टर्म आती थी, और इसी में एक और इसके आगे वाली n by 2 प्लस 1 and by 2 टर्म, है ना? plus 2. क्लियर है? Yes, अगर अनग्रुप डेटा गिवन है, सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, ये भी बहुत बेसिक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये लगेगा भाई जेई पे ऐसा पूछेगा कि नहीं पूछेगा, जेई ने क्वेश्चन पूछ रखे, प्रोवाइडर आपको फॉर्मूला सबके पता होना चाहिए। पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये मत भूल जाना, जनरली वो भूल जाते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो n by 2 plus 1 है, तब आपकी मिडिल टर्म आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, और उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? दोनों का एवरेज ले लेंगे, है ना? yes, बोलो, sir. ठीक है। अब आप ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा में क्या करते थे? जब आपको xi की टेबल गिवन होगी, आपको fi की टेबल गिवन होगी, अब इसका मीडियन कैसे निकालते थे? सर पहले तो एक मीन निकालते, मतलब CF वाली वैल्यू निकालते हैं उसमें। हाँ ठीक है, सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Yes, कैसे sir. निकालते हैं? जैसे मानो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ, 2 3 7 5, ठीक है, और 3, चलो कुछ भी रैंडम डेटा ले लिया। अब इसका CF कैसे निकालेगा? पहले वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, फिर अगला क्या आएगा? 2 yes plus sir 3, अगला वाला 2 plus 3 5. 5 7 plus 12 12 plus 5 17 17 plus 3 20, है ना? Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 20। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes Yes, sir. ओके। Yes, Yes, sir. sir. अब मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था। सबसे पहले देखो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20 है ना? Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ये मान लो यहाँ पर 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपको टेबल की बनोगी। अब मुझे मीडियन क्लास पता करनी है, तो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो वो निकालना सर पड़ेगा। n/2 निकालते हैं एक बार। हाँ, मान लो n/2 आपने किया, n/2 आपका आ रहा है 10, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? सर 20 से 30 वाली। हाँ, 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ तक तो 5, यहाँ तक 5 सीरीज आ रही है, 10वां कहाँ पे आएगा? इस वाली में आएगा। Yes, Yes, sir. यहाँ तक 2 डेटा, यहाँ तक 5 डेटा, यहाँ पे 10 वाला डेटा इसके अंदर आएगा। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, तो n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद ये देखेंगे CF में उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 20 से 30 वाली, है ना? ये Yes. आपकी मीडियन क्लास Yes, sir. अब मीडियन क्लास पता चल गई। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? सर L प्लस के n/2 माइनस CF बाय के F इंटू H था। हाँ, ये क्लास 10 में फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L मतलब लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20, तो ये आपका L हो जाएगा। क्लियर है? n/2 आपको पता ही है। फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 7। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते थे? इसके जस्ट ऊपर वाली Yes, sir. 5, 5 लेते थे। H मतलब क्लास विड्थ, क्लास की विड्थ कितनी है? 10 की। 10. बोलो ये फॉर्मूला सबको याद है? क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है सबको? ठीक है, ये देख लो, मीडियन यहाँ पे लिखा था n ऑड है तो n प्लस 1/2 है। अगर 2 टर्म आएगी तो दोनों टर्म का एवरेज निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अगर डेटा इस L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L is the lower limit, F is the frequency, H is the class size, C is the cumulative frequency before the median class, है ना? Yes, Yes, sir. चलो Yes, चलो sir. एक क्वेश्चन कर लो जी, तब तक मेरे गले को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। हेलो, करा? अब देखो क्वेश्चन क्या था? द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग उन लोगों ने अरेंज करके दे रखा है। R 42 एंड 35। देखो जेई का ही क्वेश्चन है। मीन दिया है आपको 42 और मीडियन दिया है 35 और 2 अननोन है x और y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक रिलेशन तो मीन से आ जाएगा क्या? Yes, sir. है ना? मीन किससे निकालोगे? इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू Yes. 42। तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगी। और सेकंड रिलेशन कहां से आएगी? मीडियन से। अब Median से। मीडियन, हाँ मीडियन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी है? निकाले नहीं? 7. 10. 10 4 है। 5 6 7 8 9 10 10, है। हाँ 10 है। तो दो मिडिल टर्म आएगी। Yes, sir. कौन कौन Yes, सी sir. टर्म होगी मिडिल टर्म? 5th और 6th. 5th और 6th. फिफ्थ और Fifth सिक्स। वेरी गुड, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। तो उनका मीडियन कैसे निकलेगा? Sir, And fifth उनका plus average sixth लेके। by के 2 उनका एवरेज। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे? x plus 34. 34 and 35. 34 plus x. और Plus x, x. वेरी गुड, डिवाइड बाय 2। और ये By मीडियन 2 आपको कितना दिया था? 35, है ना? Yes, sir. तो यहाँ से Yes, डायरेक्टली sir. x आ जाएगा। Yes, ये sir. x की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो y आ जाएगा। अब देखो क्या Yes, क्वेश्चन sir. बेसिक था कि नहीं था? अरे Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो लेकिन Yes, बेसिक sir. फॉर्मूले के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था भाई कोई चैप्टर छोड़ के मत जाओ, कम से कम उनके बेसिक फॉर्मूले तो करो। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है इन्होंने, आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, आंसर मैच कर लेना। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और एक मॉड का फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ। मॉड मतलब क्या होता है वैसे?
सर जो सबसे ज्यादा बार आया जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम बोलते हैं मॉड। और अगर वो वाला डेटा हो उसमें मॉड कैसे निकालते थे फटाफट देखिए। मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दे दिया मान लो डेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी की टेबल भी आपको गिवन है, मान लो एक ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू ये H ही ले लो। H मतलब H आपको पता है क्लास साइज है ना। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब इसमें से होता है मॉडल क्लास कौन सी होगी? 7 वाली जो होती है 20 वेरी गुड। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो वो क्या होगी आपकी मॉडल क्लास। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई 20 से 30। तो इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 20 20 आ जाएगी। वेरी गुड। अब F1, F0 और F2 किसको मानते थे? ऊपर F1 7 को F0 F1 मिडिल में F1 के पहले कौन आएगा? F0 और उसके बाद F2 आएगा। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। yes याद है एक मीन मीडियन मॉड में भी एक रिलेशन आता, क्या था? एम्पेरिकल रिलेशन। देखो याद रखने का तरीका सुनो ध्यान से। 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 है ना। 10 तीन निकाल 3 इक्वल टू, अरे कौन अनम्यूट करो। 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 के साथ क्या आता था? देखो ऐसे याद रखना, अगर आप भूल जाओ ना तो मैं बचपन में ऐसे याद करता था। मीन है, मीडियन है, मॉड में। इस मीन मीडियन मॉड में स्पेलिंग सबसे बड़ी किसकी है? मीडियन। मीडियन। और सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिख दो कि 3 मीडियन के 3 के साथ मीडियन है ना। अरे बोलो। यस तो ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। अच्छा, जनरली अपन मीन निकालते 2 नंबर का मीन क्या डिवाइड बाय 2 करते हैं? यस अरे हाँ, यस 2 के साथ क्या आ जाएगा? मीन। मीन और 1 के साथ आ जाएगा मॉड। मोड। तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। क्लियर है? अरे याद रख लोगे? यस सर यस बताओ सर। क्या था? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 2 मीन, 2 मीन प्लस मॉड, मतलब मॉड है ना। 1 इंटू मॉड मतलब मॉड। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या होता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है। रेंज का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास डेटा गिवन हो, अच्छा अभी अपन ने जो निकाला था मेजर ऑफ सेंटर, वो एक तरीका था जिसमें मीन मीडियन मॉड से आप सिंगल वैल्यू निकालोगे। एक तरीका और हमको क्या निकाला? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कोई भी चीज कितना डेविएट हो रही है, वो डिस्पर्शन हम देख के प्रेडिक्ट करेंगे डेटा किस टाइप का है। तो सबसे पहले हमको उसमें सबसे आसान तरीका जो सबसे स्टार्टिंग मेथड निकाला गया था वो था रेंज। रेंज कैसे निकालते किसी भी डेटा की? बोलो। अरे रेंज तो आसान है। रेंज, किसी भी डेटा का रेंज कैसे निकालोगे? याद नहीं फॉर्मूला? अरे किसी को तो याद होगा। मैक्स माइनस मिन। हाँ वेरी गुड। किसी भी डेटा का रेंज निकालने के लिए उस पूरे डेटा की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू क्या कर दोगे? माइनस। हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो रेंज बहुत आसान है। आपको एक डेटा की होगा x1 x2 x3 x4, वो बोला उसकी रेंज क्या है, तो रेंज निकालने का तरीका उस पूरे डेटा की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और सबसे मिनिमम वैल्यू, उन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। क्लियर? बोलो। यस सर अब आता है मीन डेविएशन। ये तो होगा आपका रेंज, फिर आपको मानो मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन पहले समझ लेते हैं। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या है भाई? डेविएशन लेना है मीन के अबाउट या फिर मीडियन के अबाउट या मॉड के अबाउट, किसी के अबाउट भी पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास डेटा गिवन है x1 x2 x3 और मान लो x5 तक, वो पूछा इसका मीन डेविएशन निकालो। क्या निकालो? इसका मीन डेविएशन। और पूछा मान लो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। क्या निकालो? मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन किसके अबाउट भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी डेटा है उन हर डेटा में से x बार क्या कर देंगे? माइनस, उसका कर देंगे समेशन। और हमको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, हमको सिर्फ ये पता करना है डिफरेंस कितना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे मॉड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो समेशन xi माइनस x बार बाय n। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे समझना चाहूं, मान लो 2 3 5 4 कितने हो गए, और एक मान लो ले लो 1। ठीक है, ये आपका कुछ एक डेटा मैंने लिया है, इसका मान लो मीन डेविएशन निकालना है। तो इसका मीन कितना है?
बताना एक बार मीन कितना है, थोड़ा सम करो, कितना सम कितना आ रहा है, 15, 15 by 5 कितना आ जाएगा, 3 Yes, sir. है ना, ये आ गया 3। अब इसका मीन डेविएशन अगर आपको निकालना है, तो एक तो xi आप देखो, xi आपको गिवन था, तो xi आपने लिख लिया, मान लो 2, 3, 5, 4 और 1। अब क्या करो, xi माइनस x बार का मॉड, सब में से 3 माइनस कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसमें से 3 माइनस करोगे तो 1, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 0, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 2, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 1, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 4, है ना। और मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये कब, जब अनग्रुप डेटा हो, ये कब, जब अनग्रुप डेटा, और यहीं पे अगर ग्रुप डेटा आ जाए, एफ आई भी आ जाए, एक्स आई के साथ क्या क्या आ जाए, एफ आई भी आ जाए, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं होगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, एन मतलब समेशन एफ आई। क्लियर है? Yes, देखो sir. जी, ठीक है, तो मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डेटा एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, ठीक है, समेशन एक्स आई, ये याद रखना आप, एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन डिवाइडेड बाय एन, ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन एक्स बार। अब इस एक्स बार की जगह क्वेश्चन में या तो मीन बोलेगा, मीडियन बोलेगा, जो भी पूछा आप निकाल सकते हो। और दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आता है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी वाला समेशन, बस दो फॉर्मूले याद रखने, बुक का रहने दो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. मॉड लगा देना, मॉड लगाना मत भूल जाना, मॉड। क्लियर है? मॉड के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपको, क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. जैसे यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। Yes, sir. सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, मीडियन निकाल लेना। मीडियन निकालने के बाद, अच्छा इसकी एक्सआई कैसे निकालते, क्लास इंटरवल अगर गिवन है तो एक्सआई कैसे निकालोगे, बताओ। ये तो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, एक्सआई कैसे निकालते सर थे? जैसे 0 + 10 अपॉन 2। वेरी गुड, जो भी है इनको इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 तो 5, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 तो 15। 15, अभी 10 बढ़ता जाएगा। 25, 45. क्लियर है सबको? Yes, एक्स आई आ गया, Yes. एफ आई आपके पास आ ही जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे मीन निकालने के लिए, ये आपने कर लिया। अब मीन डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मीडियन आ गया, मान लो मेरे पास मीडियन आया, मीडियन को मैंने एम से डिनोट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी एक्स आई है उन सब में से एम को माइनस कर दूंगा और उसको क्या ले लेंगे, मॉड, है ना। यस सर। बोलो, Yes. यहाँ पे अपने पास डेटा आ जाएगा, क्या जितने भी एक्स आई है, जितने भी एक्स आई है उन सब में से इस जो मीडियन निकला है इसको क्या करोगे, माइनस करोगे और उसका क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, आ रही है. ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, एफ आई, ये जो डेटा आया इस डेटा को एफ आई के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। ये जितना भी डेटा है इसको एफ आई के साथ क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। क्लियर है? Yes, sir. और इसका जो सम Yes, आएगा, sir. इसका जो By सम M आएगा कर उसको एफ आई वाले सम से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ये जो समेशन आएगा, ये जो समेशन आएगा, इस समेशन को समेशन एफ आई से क्या कर दोगे, डिवाइड, है ना। Divide. Yes, sir. ओके, Yes. यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैंने कर रखी है आप लोगों के लिए, घर पे प्रैक्टिस करना तो कर लेना। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अगला और इम्प्रूव्ड मेथड आया कि भाई इसमें भी कहीं ना कहीं कमियां आ रही थी, तो उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट मेथड उन्होंने किया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन में हम क्या कर रहे थे, मॉड लगा रहे थे सब जगह। मीन डेविएशन में हमने क्या लगाया था, अच्छा। मॉड लगाया था, है ना। अच्छा, जी। मॉड की जगह एक चीज और हम क्या कर सकते हैं, उस चीज का स्क्वायर कर सकते हैं। मॉड की जगह उस चीज का हम क्या कर, देखो दो अच्छा, तरीके हैं किसी भी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर पॉजिटिव बनाने के लिए, दो तरीके। आपने यहाँ पे क्या किया था, एक्स आई माइनस एक्स बार किया था, और इसका एक और डिफरेंट अल्टरनेटिव क्या आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो वहीं से आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। उसी फॉर्मूले से क्या डिराइव हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, तो अगेन आपके पास मान लो आपके पास डेटा गिवन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने का तरीका क्या किया इन्होंने, समेशन हर डेटा में से एक्स बार को क्या किया, माइनस किया, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर, और उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, और इसका क्या ले लिया, फिर बाद में स्क्वायर किया था, इसलिए बाद में क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये आरएमएस करके एक फिजिक्स में भी शायद आता था, रूट Yes, मीन sir, स्क्वायर वैल्यू, है ना। हाँ, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता था। Yes. ये आपका हो गया सिग्मा का फॉर्मूला, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। क्या याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसको अगर आप ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है, समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस Yes. एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। ठीक है,
समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। देख लो एक बार ध्यान से, समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर रूट के अंदर, या xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस कैसे निकालेंगे? Sir, standard deviation का square. हाँ, इसी का आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करके तो रूट हट जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये तो हमने किसके लिए निकाला? अनग्रुप डेटा के लिए। ये किसके लिए निकाला? अनग्रुप डेटा। अगर डेटा ग्रुप आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस fi क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ है ना? बोलो, इसी में fi क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यह किसके लिए आ जाएगा? अनग्रुप डेटा के लिए। तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन fi इंटू xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, यहाँ तो कोई डाउट? एनीवन? फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस, और रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप 2019 का, शांति से। मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे। कर रहे हो ट्राई? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. फॉर्मूला सबको याद है कि लिखूं? कि कोई भूल गया होता है? एनीवन? लिख दो। आगे आंसर क्या बी आ रहा है? हेलो, देखते हैं सॉल्यूशन। एक बार चेक करो सब, बाकी लोग भी। देखो, सबसे पहले मीन से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 48 आ रही थी, यही आ रही थी सबकी। Yes, sir. बात तो यही रही है सर। हाँ ठीक है, फिर बस आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, समेशन xi स्क्वायर बाई n वाला, या फिर xr माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई। देखो दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, अंडर रूट समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का Whole square. होल स्क्वायर। x बार तो हमें पता ही है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे, और जो भी xi है उनका स्क्वायर का सम डिवाइड बाय n है ना। देखो ध्यान से कर लोगे सॉल्व। देखो बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट आया कि नहीं, फॉर्मूला बेस्ड Yes. है ना। Yes. चलो अब Yes, ये वाला sir. एक बार ट्राई करो, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये ट्राई कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी।
कर लो सब लोग एक बार ट्राई, एक बार मेथड निकालने। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग। क्या टाइम सब लोगों ने? चलो एक बार देख लो, बाकी लोग जो ट्राई करना चाह रहे हो ट्राई कर लो, मैं को सिखा देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करना। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज गिवन। तो आपको मीन पता है, मीन पता है मतलब समेशन xi बाई n, ये आपको दिया हुआ है 16। तो यहाँ से मेरे पास समेशन xi आ जाएगा, है ना? Yes. अरे बोलो यस ये सर, कितना आ जाएगा? 800 है ना? तो एक डेटा था आगे समेशन Yes, x है। और दूसरा बोला स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको गिवन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना है? 16। तो सिग्मा की वैल्यू पे कितनी गिवन है? 16। तो सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला मैंने अभी सीख रखा है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। समेशन xi स्क्वायर बाई n मतलब 50 माइनस x बार मतलब कितना आएगा? ये x बार कितना 16 है, हाँ 16 का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी 16 का स्क्वायर आएगा, है ना? तो समेशन xi स्क्वायर बाय 50 इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, किसको याद है? 256। 256 256 प्लस 256। ठीक है, तो यहाँ से समेशन xi स्क्वायर बाय 50 इक्वल टू 256 प्लस 256 कितना हो जाएगा? सर 512 512। यहाँ से समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू आ गई 512 इंटू 50। देखो 5 2 10 6 5 5 20। चेक कर लेना एक बार, ये आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो आपके पास देखो दो डेटा आ गए, एक तो समेशन xi वाला आ गया डेटा, जो गिवन डेटा था उससे मैंने समेशन xi निकाल लिया, समेशन xi स्क्वायर निकाल लिया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में? मीन ऑफ दिस डेटा, इस डेटा का मीन पूछा। तो इस डेटा का अगर मीन निकालना तो अगेन जो न्यू मीन है उसका फॉर्मूला क्या जाएगा? समेशन इन सबका सम, दैट इज xi माइनस, सब में 4 माइनस हो रहा है, और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। बोलो
Yes, sir. सर है ना, समेशन xi माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अच्छा अभी अपन ने ऑलरेडी पता है वो जो समेशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस 50 को तो चलो अलग ले लो पहले, यहाँ पे अगर मैं इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूँ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना, ये बनेगा a स्क्वायर Yes, माइनस sir. 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, समेशन, ये समेशन को अंदर बांट दो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होता है। तो पहला आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर, फिर आएगा 8 समेशन xi, कांस्टेंट 12 जाता है, और फिर आएगा प्लस समेशन 16, ठीक है, और होल डिवाइड बाय क्या है सबका 50। तो ये हो जाएगा 1/50 समेशन xi स्क्वायर हमको पता ही है, आया ना, Yes. Yes, sir. Yes, समेशन sir. xi स्क्वायर हमको पता ही है, 8 समेशन xi भी हमको पता है, और समेशन 16 कितना हो जाएगा, Sir, 16 into 50. हाँ 16 को 50 बार ऐड कर रहे हो तो 60 इंटू 50, हाँ है ना, समेशन 60 मतलब समेशन कितनी बार अप्लाइड है 50 बार, तो सेम नंबर को 50 बार ऐड करोगे तो 60 इंटू 50। ये पता है, ये पता है, ये पता है, इन सब की वैल्यू पता है, क्या x आ जाएगा मीन, Yes, sir, आ गया. है ना, Yes, Clear है sir. सबको? ठीक है, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको अलग अलग करके इसको सिंप्लीफाई करना, गिवन डेटा से प्रॉपर्ली उतारोगे सब कुछ हो जाएगा। तो ये आपका था ये, और वेरिएंस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक कभी कभी एक वर्ड यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये परसेंटेज के टर्म्स में दो डेटा को कंपैरिजन करने में निकालते हैं, याद आ रहा है, था 11th के एनसीईआरटी में, बोलो। Yes. कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रेशियो ले लेंगे मीन के साथ इंटू 100, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, इससे करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। क्लियर है, बोल दो। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब देखो sir. तो मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन is this and this, if the 6 of the observation are this and this, तो बची हुई दो ऑब्जर्वेशन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही नहीं आया, बची हुई दो ऑब्जर्वेशन को x और y मान लेंगे, एक बार x निकाल लेंगे, y निकालें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, उनका डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस 5 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जैसे मान लो मेरे पास कोई डेटा है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टिल xn, इन सब डेटा में अगर मान लो मैं कोई कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दूं, इन सब डेटा में मैं कोई कांस्टेंट नंबर k क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ सब डेटा में, हर टर्म में k क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो मान लो पुराना जो डेटा था उसका मीन था x बार, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था सिग्मा, और वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, पुराना ओल्ड, ये ओल्ड। तो अब सब में अगर मैं k ऐड कर दूंगा तो नया वाला न्यू वाला क्या आएगा, न्यू मीन क्या आएगा, Sir, कैसे xi निकालेंगे? plus k. जो पुराना मीन है उसमें क्या कर देंगे, k ऐड कर देंगे। हाँ, अगर हर टर्म में k ऐड हो रहा है तो पुराने मीन में भी k क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. अच्छा नया सिग्मा क्या आएगा, Sigma plus K. हाँ, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखने वाली है कि नंबर्स में k ऐड करने पे सिग्मा में कोई फर्क और ना ही इसमें कोई फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हो, xi माइनस x बार करते हो तो वापस से अगर x बार सब्सट्रैक्ट करोगे k तो अपना ही पड़ जाएगा ना। देखो हर डेटा में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा आता है, जैसे मान लो ये डेटा है, उसमें से x बार माइनस करूंगा मतलब ये माइनस करूंगा तो k तो अपना कैंसिल हो जाएगा। तो k को ऐड करने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, बोलो? नहीं सर, नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर डेटा में मैंने कोई नंबर के कांस्टेंट ऐड किया है तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पुराना था वो का वही रहेगा। सिर्फ आपको किस में फर्क पड़ेगा, मीन में फर्क पड़ेगा, हाँ है ना, यही बात समझ में आगे समझ। आ गई। अच्छा अब दूसरा, अगर मान लो सब में a मल्टीप्लाई कर दे, हर डेटा में अगर मैं a मल्टीप्लाई कर दूं, x1 a मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मीन आएगा वो क्या आएगा, पुराने मीन में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई हाँ a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिग्मा में, उसमें भी multiply. उसमें भी a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और Multiply. वेरिएंस में, वेरिएंस में क्या होगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे तो पुराने वाले वेरिएंस में नए वाले वेरिएंस में क्या हो जाएगा, पुराने वाले के साथ a स्क्वायर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कहने का मतलब है ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तीनों में फर्क पड़ता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ए मल्टीप्लाई होगा और वेरिएंस में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। क्या है, सबको याद रख लोगे? बोलो। Yes. ठीक है, ये डेटा आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, डेटा बहुत काम आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लो आपको मैंने पूछा कि कोई डेटा है x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn, इसका मीन आपको दिया है मान लो 7। एक नया डेटा आपको बना दिया गया, उसमें बोला गया इस नए डेटा को क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करके उस सब में 4 ऐड कर दिए। तो बताओ न्यू मीन क्या होगा? और मान लो इसको पुराने का आपको और न्यू सिग्मा भी पूछा है, तो आपको मान लो पुराने वाले का सिग्मा भी दिया, अगर फिर नहीं भी दिया तो हम निकाल सकते हो। पुराने डेटा का सिग्मा भी आपको दिया है मान लो 3। तो मुझे बताओ नया मीन क्या आएगा? अगर हर डेटा में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड भी कर दिया है तो नया मीन क्या होगा? 39. 7 into 5, हर डेटा में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या कर दोगे? +4 4 है ना। और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई 5 into 5. into कर देंगे। हाँ, हर बस पुराने वाले में 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, और ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. बस यही था आपका। यहाँ पे एंड हो चुका है आपका ये स्टैंडर्ड मतलब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी क्या करा अपन ने, पीएनसी। Sir, अब इन 2 चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। आप चाहो तो पीवाई के ऊपर से देख सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर नोट देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? Yes, 4 बजने sir. वाली है, फिर टाइम होने 2 Yes. बजे स्टार्ट किया था ना अपने। ठीक है, अब आपका जो मैं एक और पढ़ाने वाला था वो था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो खैर आज थोड़ा ज्यादा हो गया, कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूंगा काफी टाइम चल जाएगा, तो 2 घंटे और मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो कल वो हम होगा, तो कल की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। सर ये सुबह रे- रख Okay, लो sir. ना क्लास, तो फिर ज्यादा भी टाइम ले पाएंगे। नहीं, मैं देखता हूँ टाइम Sir, यही रहेगा सुबह नहीं, most probably, सुबह पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो टाइम आपके लिए यही रहेगा। नहीं, और sir. कल कोशिश करेंगे कि हम कल पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री ये कवर करके अपना 11th ग्रेड कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. आप लोग भी Sir, घर पे अपने recordings कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग वहीं पे अपलोड करूंगा। आज मैं पुरानी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई थी, आज अपलोड हो जाएगी सारी। और दूसरी चीज ये कि आप लोग भी अपने एंड पे जो आज मैंने पढ़ाया है उसके आप रिवीजन घर पे जाके कर लेना। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करो, Okay. अभी नोट्स में भेज दूंगा, अपने एंड पे रिवाइज करके आज ही ये दोनों टॉपिक आपके एंड पे भी खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है? यस सर, Okay, थैंक sir. यू ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सर। गुड नाइट। Happy